हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन। चैप्टर है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। मतलब कि लाइट ने इसे जाना था एकदम सीधा सीधा, बट वो अपने एक्चुअल पाथ से कुछ क्या हो गई है? बेंड हो गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? लाइट के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आप लाइट की प्लेस पर एक कॉइन ले लीजिए और एक बाल्टी पानी ले लीजिए। आप देखेंगे जैसे कॉइन को डालेंगे तो एयर में तो वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, और जैसे ही पानी में जाता है वो अपने एक्चुअल पाथ जो सीधा जाना चाह रहा था, और उससे वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसा कॉइन के साथ होता है, सेम लाइट के साथ भी होता है। लाइट जब एक मीडियम मतलब कि एयर से दूसरे मीडियम मतलब वाटर, हो सकता है ग्लास में जाए, हो सकता है कि आपका किसी और डेंस मीडियम में जाए, तो वो अपने एक्चुअल पाथ पर नहीं जाता है, वो कुछ बेंड हो जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? जो लाइट रे एक मीडियम में आ रही है उसको हम इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। ठीक है? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है? और फिर जो लाइट रे बेंड होती है वो रिफ्रैक्शन के कारण होती है, इसलिए उसको हम रिफ्रैक्टेड लाइट रे कहते हैं। क्लियर है? और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्लियर है? अब मीडियम जनरली टू टाइप के होते हैं। एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंस मीडियम। रेयरर मीडियम वो मीडियम जिसमें हमें चलने में थोड़ी सी आसानी हो, लाइट को चलने में आसानी हो, वो रेयरर होगा। और जिसमें प्रॉब्लम होगी चलने में उसको हम क्या कहते हैं? डेंस मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया एयर और वाटर, तो आप रेयरर किसको कहोगे? एयर को। क्यों? क्योंकि एयर में चलने में थोड़ी सी आसानी होती है। और वाटर को आप क्या कहोगे? डेंस कहोगे। क्यों? क्योंकि एयर के कंपैरिजन में उसमें चलने में हमें प्रॉब्लम होती है। सेम टू सेम किसके साथ होता है? लाइट के साथ भी होता है। लाइट एयर में अच्छे स्पीड से चलती है, वहीं पर जब वाटर में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो एयर और वाटर में रेयरर मीडियम कौन है? एयर है। और डेंस मीडियम कौन है? वाटर है। इसी टाइप से एक एग्जांपल लेते हैं हम, वाटर और ग्लास। तो दोनों में से रेयरर कौन है? तो आपको पता है वाटर में चलने में थोड़ा इजी रहेगा, तो वाटर क्या है? रेयरर मीडियम है। और ग्लास कैसा हो जाता है? डेंस मीडियम हो जाता है। तो हमें पता चलना चाहिए कि दोनों में से कौन सा रेयरर मीडियम है, कौन सा डेंस मीडियम है। क्लियर है? तो मीडियम के जब भी हम पेयर की बात करेंगे जनरली दो ही मीडियम होंगे, एक होगा रेयरर मीडियम और दूसरा होगा डेंस मीडियम। तो जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाती है या फिर डेंसर टू रेयरर जाती है, दोनों ही केस में क्या होती है? वो बेंड हो जाती है अपने एक्चुअल पाथ से। क्लियर है? तो जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो रेयरर में स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है, तो वो बेंड हो जाती है किधर? टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल के साइड बेंड हो जाती है। तो याद रखना, रेयरर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगी? बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं पर डेंसर टू रेयरर, डेंसर में स्पीड कम, रेयरर में स्पीड ज्यादा, तो वो क्या हो जाती? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और वहीं पर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है। वहीं पर जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो क्या हो जाती है? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंसिडेंस एंगल छोटा हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो R इज ग्रेटर देन 2I। क्लियर है? जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में। क्लियर है? इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी हर एक मीडियम में।
फिर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट लॉ तो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ये देखिए एक प्लेन पूरा है, टू डायमेंशनल ये प्लेन, और इसी में इंसिडेंट रे है, नॉर्मल भी है और रिफ्रैक्टेड रे भी है। क्लियर है। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन निकाल लें तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है, और उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मतलब कि अगर ये दो मीडियम हैं, आप डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो तो उसके लिए डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकलेंगे, बट जब भी दोनों का साइन निकालकर उनका रेशियो निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है क्या, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तय करता है कि कोई भी लाइट रे कितना बेंड होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ज्यादा बेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कम बेंड करेगा। क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर। दूसरा भी एक तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मीडियम हैं, एक है वैक्यूम और दूसरा है एयर। ठीक है, वैक्यूम रेयरर मीडियम होगा, एयर थोड़ी सी डेंस होगी। तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। या फिर दो मीडियम है, पहला वाटर है दूसरा ग्लास है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट फैक्टर आता है नेचर, कि नेचर कैसा है मीडियम का। अगर मीडियम ज्यादा डेंस है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अगर रेयरर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा और रेयर का कम होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम ज्यादा बेंड करेगा और रेयरर मीडियम कम बेंड करेगा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है मीडियम का तो वो क्या हो जाता है, कम डेंस होता है, क्यों, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। और अगर पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, मीडियम रेयरर होता चला जाएगा, और रेयरर होता जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाएगा। इसी टाइप से वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ये बिल्कुल वैसा ही है, स्पीड से गाड़ी आ रही है, सामने एक रेत का ढेर है, निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा रेत का ढेर। अगर कम स्पीड में आ रही है तो वो गाड़ी वहीं पर स्लिप हो जाएगी, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। क्लियर है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, कि अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होगा रेयरर मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकेंड मीडियम का होता है, क्योंकि बेंड करने का काम करता है सेकेंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, बट 1 के अपॉन में करना पड़ेगा। और यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि अगर लाइट रे इस टाइप से आ रही है और अपना क्या कर रही है, अगर मान लो वो रेयरर टू डेंसर आ रही तो क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर इसमें आप क्या कर दो, उसका पाथ चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो कहां से कहां जाएगी, डेंसर टू रेयरर, तो अब क्या हो जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब डायरेक्शन को चेंज कर दो तो पाथ उसका सेम रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यही कहती है। जैसे ये आ रही है लाइट रे रेयरर टू डेंसर, तो ये क्या होगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो ये उसी पाथ को रिवर्स कर देती है। ठीक है। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके रखा है रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, बट
according to principle of reversibility we can write refractive index of air with respect to glass is 2/3। मतलब कि इसका ठीक उल्टा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है, इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वैल्यू गिवन रहती है वो सारे के सारे एयर के रिस्पेक्ट में गिवन रहती है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है 3/2, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में क्या है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में क्या है। बट कभी कभी ऐसे भी केस आ जाते हैं कि एक मीडियम वाटर है और दूसरा मीडियम ग्लास है और पूछ लेते हैं कि चलिए बताइए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में कितना है। तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, एक डेरिवेशन के थ्रू इसको हम निकालते भी हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। हमें जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिए हुए रहते हैं, बट अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ही सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन रहते हैं। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलिए बताइए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो उस कंडीशन में हम पहले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर देन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीन्स अगर एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, क्लियर है, उसमें हमने कॉइन डाल दिया तो कॉइन जो रहता है, रियल में जो कॉइन रहता है वो नीचे रहता है, बट हमें वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा कैसा ही अगर हमने पेंसिल को एक वाटर के ग्लास में हमने रखा है तो पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही ऐसा होता है। जब हम रहते हैं कहां पर, रेयरर में, और किसी चीज को हम देखते हैं कहां पर, डेंसर मीडियम में। फॉर एग्जाम्पल हम हैं रेयरर में, मीन्स एयर में, और जो बकेट है वो किस में है, बकेट के अंदर जो पानी है वो क्या है, डेंस है। और अगर उसमें कॉइन रखा हुआ है तो उसकी रियल जो डेप्थ होगी ये होगी यहां से यहां तक, बट वो थोड़ा सा हमें ऊपर दिखाई देगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो उसकी जो एपरेंट डेप्थ है वो हमें कम दिखाई देगी। क्लियर है, रियल में वो इतना नीचे है और हमें दिखाई दे रहा है इतना ऊपर, तो ये रियल डेप्थ होगी जो रियल है, और थोड़ा सा ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो एपरेंट डेप्थ है। क्लियर है, तो हमें वही रिलेशन दिखाना है। तो इसको डिराइव करने के बाद हमें पता चलता है कि जो रियल डेप्थ होती है वो एपरेंट डेप्थ से हमेशा ज्यादा होती है। कौन सी कंडीशन में? जब हम रेयर से देखते हैं और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में प्रेजेंट होता है, मतलब एयर से देखते हैं और ऑब्जेक्ट पानी में प्रेजेंट रहता है। उस कंडीशन में रियल डेप्थ मतलब जहां प्रेजेंट है उसकी वैल्यू एपरेंट डेप्थ से हमेशा ज्यादा होती है। क्लियर है। और मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालें तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, h/h डैश, मीन्स रियल डेप्थ और रियल हाइट डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये है रियल और ये है एपरेंट, तो रियल में से एपरेंट को माइनस कर दो तो इतना ऊपर उठा दिखाई देगा। तो कितना राइज होगा, h माइनस h डेप्थ, मीन्स रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। h डेप्थ की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, h डेप्थ को इधर लाइए, म्यू इधर चला जाएगा, h/म्यू। क्लियर है, तो ये इससे हम निकाल सकते हैं। इसका अपोजिट भी होता है, जैसे हम रेयरर से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डेंसर में प्रेजेंट है तो रियल जो डेप्थ है वो ज्यादा होती है एपरेंट से। इसका ठीक अपोजिट, अगर हम डेंसर में प्रेजेंट हैं और ऑब्जेक्ट रेयरर में प्रेजेंट है तो एपरेंट डेप्थ बड़ी हो जाती है और रियल डेप्थ कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रेजेंट हैं एयर में, मीन्स डेंसर मीडियम, और बाहर स्टार्स जो अर्थ के बाहर हैं स्टार, वो कैसे हैं, कैसे मीडियम में प्रेजेंट हैं, कैसे मीडियम में प्रेजेंट हैं, वो रेयरर मीडियम में प्रेजेंट है, क्योंकि वो तो वैक्यूम में प्रेजेंट है। वैक्यूम में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है।
ठीक है। तो वैक्यूम में प्रेजेंट है रेयरर और हम एयर में है तो डेंसर मीडियम में है। तो इसका ठीक अपोजिट जब हम डेंसर से रेयरर में देखते हैं तो एपरेंट डेप्थ ज्यादा हो जाती है या एपरेंट हाइट ज्यादा हो जाती है रियल हाइट से। यही रीजन है कि स्टार्स अपनी एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखाई देते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्लियर है। जब कोई लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है तो क्या हो जाती है? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले जाती है। ऐसे सीधी जानी थी बट क्या हो जाती है? वो नॉर्मल से दूर चले जाती है। इस कंडीशन में अगर देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ी होती है। ये वाली वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ी होती है। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाए तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता बढ़ता चला जाता है और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का हो जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का हो जाता है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, और इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दिस वैल्यू of angle of incidence is called critical angle। critical angle एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं कब? जब उसके लिए उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का हो जाता है? 90 का हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। आगे बात समझ में। अब अगर हम इनका रिलेशन देखें तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है, मतलब जो भी क्रिटिकल एंगल आ रहा है उसका साइन निकाल लो, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल रहेगा। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। बट अगर आपको डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग 1/sin IC हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों में रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। द नेक्स्ट टॉपिक आता है तीर, मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है और उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल से भी बड़ी हो जाए, मतलब इतनी ज्यादा हो जाए, तो ये 90 से ज्यादा हो जाएगा और लाइट रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाती? बड़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 से बड़ा हो जाता है। मतलब कि लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन हो जाता है इस कंडीशन में, और इसको ही हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है। हमें पता है कि जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल होती है उस कंडीशन में रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, मतलब कि लाइट रे यहां पे पहुंच जाती है। अब अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस एंगल की थोड़ी सी वैल्यू भी बढ़ी तो ये जो लाइट रे है ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे क्या हो जाएगी? बेंड होगी और उस कंडीशन में लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और यहीं से इंपॉर्टेंट कंडीशंस आती है किसकी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। कि कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? तो वो कंडीशन है उसके लिए फर्स्ट तो ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए, और उसके बाद में लाइट रे ने कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर टू रेयरर मीडियम जाना चाहिए। ठीक है। लाइट रे ने कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। क्लियर है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं। क्लियर है। जैसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं?
कि दोनों साइड का देख सकते हैं, ठीक है, ग्लास के उधर का भी हम इधर देख सकते हैं। बट अगर उसी ग्लास को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, उसका ढेर बना लिया जाए, ठीक है, उसी ट्रांसपेरेंट ग्लास का हम ढेर बना ले, तो हम देखेंगे कि आर पार हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, क्या होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म? तो ऐसा प्रिज्म जिसके दो एंगल कैसे होते हैं 45 के, और एक एंगल होता है उसका 90 डिग्री का, तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहते हैं? टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, क्योंकि इसमें हर एक केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल से बड़ी हो जाती है, और लाइट रे का क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसका यूज हम अलग अलग जगह करते हैं। 90 डिग्री पर बेंड करने के लिए, 180 डिग्री पर बेंड करने के लिए लाइट को हम इसका यूज करते हैं। पेरिस्कोप में इसका यूज होता है, ठीक है। जब सबमरीन में, पानी के अंदर जो सबमरीन चलती है, बाहर की चीजें देखनी होती है, तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा पाइप लगा हुआ रहता है, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ कैसे दिखाई देता है? तो यहाँ पर टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज होता है, जिससे लाइट रे 90 डिग्री पर बेंड होते होते आंख तक पहुंच जाती है और हमें ऊपर की चीजें दिखाई देती है। इसके बाद में आता है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनेट जितना भी वर्क कर रहा है, जो हम व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मैसेज का ट्रांसफर होता है, यूट्यूब चलाते हैं, वीडियोस देखते हैं, सभी का सभी इन फाइबर ऑप्टिक्स पे ही काम करता है, चलता है। फाइबर ऑप्टिक्स पूरे वर्ल्ड में बिछी हुई है, हर एक जगह पर ये गई हुई है, पूरी दुनिया में इनकी केबल्स फैली हुई रहती है फाइबर ऑप्टिक्स, और इसी के थ्रू डेटा का ट्रांसफर होता है। किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। तो फाइबर ऑप्टिक्स कैसी होती है? तो बहुत ही बारीक वायर होते हैं। कितने बारीक? जितना हमारा एक बाल होता है इतने बारीक बारीक वायर्स होते हैं, और उसके ऊपर एक कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल की क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं। जैसे जिससे क्या होता है कि नीचे का मीडियम डेंसर हो जाता है, ऊपर का मीडियम रेयरर हो जाता है, और डेंसर टू रेयरर लाइट रे जाती है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और हर एक टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल से बड़ी हो जाती है, तो लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते ये दूसरी जगह पहुंच जाती है। इसमें एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है, लगभग नेग्लिजिबल, और पूरी एनर्जी के साथ लाइट ट्रांसफर हो जाता है, और लाइट सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं और मिल जाता है दूसरी जगह, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही क्या है? एप्लीकेशन है। देन आता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। स्फेरिकल सरफेसेस कहें तो इस टाइप से कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये स्फेरिकल सरफेसेस होती है, क्लियर है। तो रिफ्रैक्शन जो स्फेरिकल सरफेसेस से होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाई आर। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो लाइट रे गई फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर, तो ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। वी क्या है? वी है पोल से इमेज तक की डिस्टेंस वी। यू क्या है? पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू। और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अगर गोल है पूरा तो कुछ रेडियस बनेगी, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इन सब में जो रिलेशन बताता है वो ये है फॉर्मूला, म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय आर। ओके, यही सेम फॉर्मूला दोनों सरफेसेस के लिए होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए, क्लियर है। अगर ये दो सरफेसेस मिल जाती है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेसेस, तो क्या बना लेती है? लेंस बना लेती है। लेंस क्या है? व्हाट इज लेंस? द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस। लेंस आप लोगों ने देखा होगा, किसी को भी आई का डिफेक्ट हो जाता है तो उसको डॉक्टर चश्मे लगाने के लिए कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? लेंस होता है। दो सरफेसेस जनरली होती है, क्लियर है। तो दो सरफेसेस का हम कैसा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ऐसा ऐसा या फिर ऐसा। इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइट रे आती है ये उनको क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है, पॉइंट पे मिला देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, या डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं।
ये प्लेनो कॉन्वेक्स है क्योंकि एक साइड इसकी क्या है, प्लेन है, इसलिए इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। और ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्योंकि एक सरफेस कॉनकेव होती है तो दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स होती है। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्लियर है। और एक ऐसा लेंस होता है कन्वर्जिंग, मतलब लाइट रे को एक पॉइंट पर मिला देता है जितनी भी लाइट रे आती है। सेकेंड लेंस है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, तो जितनी भी लाइट रे आती है ये उनको क्या कर देता है, डाइवर्ज करने का काम कर देता है, फैलाने का काम करता है। क्लियर है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जितनी भी लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी सबको ऐसा फैला देगा। इसकी भी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्लियर है। और एक ऐसा लेंस होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। ओके, अब ये लेंस बनता कैसा है, तो उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, तो जो लेंस बनाते हैं डॉक्टर, अगर हमारी आई में डिफेक्ट होता है तो एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का क्या लगाता है, पर्टिकुलर पावर का लेंस लगाता है, पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस लगाता है। तो उसको बनाना तो पड़ेगा और उसको बनाने के लिए कौन आता है, लेंस मेकर आता है। और लेंस मेकर्स क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और उससे ही लेंस बनाते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है, 1/f = μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस। ठीक है, R1 क्या है, क्योंकि 2 सरफेस से मिलकर बना हुआ है इसलिए फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और ये सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। और हमें पता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही पावर होता है, अगर फोकल लेंथ निकल आई तो हम पावर भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, 1/f = μ-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ओके, फिर लेंस फॉर्मूला आता है। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। v क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज। u क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट। ओके, और ये कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, और ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। क्लियर है। इससे अगर हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है, इमेज तक की डिस्टेंस गिवन है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें फाइंड करना है तीनों में से किसी एक क्वांटिटी को, 2 नोन है एक अननोन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। पावर पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पावर क्या है, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, पावर होता है। ओके, ध्यान रखना है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती, वहीं पर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आप यहाँ पर 1/f की प्लेस पर p भी लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाता है। ओके, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस आते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्विवेलेंट, मतलब लेंसेस का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/f1 मींस फर्स्ट लेंस प्लस 1/f2 मींस सेकेंड लेंस। अगर 2 लेंस ऐसे दे के रखे हैं दोनों कॉन्वेक्स और पूछे कि चलो बताइए कि दोनों का इक्विवेलेंट कौन सा लेंस बनेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो f1 इसकी फोकल लेंथ, f2 इसकी फोकल लेंथ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अगर आंसर नेगेटिव आया है तो कॉनकेव लेंस जैसा वर्क करेगा, और आंसर अगर पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेवियर रहेगा। ये कॉम्बिनेशन में कोई भी पूछ सकते हैं, एक कॉनकेव दे दिया तो दूसरा कॉन्वेक्स दे दिया, कहा कि चलो इसका बताओ कि कॉम्बिनेशन क्या करेगा, तो आप लोगों को f1 की प्लेस पर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, f2 की प्लेस पर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव पुट करोगे, और फाइनल में जो आंसर आएगा, पॉजिटिव आया तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा, और कॉम्बिनेशन आया नेगेटिव तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसके जैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव के जैसा बिहेव करेगा। क्लियर है। तो ये था हमारा ओवरऑल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। तो आप लोगों को इतना आना चाहिए। थैंक यू।